भाई आपने अमित शाह जी ने, आपके गृह मंत्री ने जो है अपमान कर दिया अम्बेडकर जी का कि भाई इतना भगवान का नाम लेते वाली जो क्लिप थी वो स्वर्ग चले गए होते। इस तरह का बयान देने की जरूरत क्यों आई? और उनका जो आरोप है कि आप लोग अपमान करते हैं अम्बेडकर का, इतना अपमान आप लोग क्यों करते हैं? अम्बेडकर का क्या प्रॉब्लम है आप लोग? कांग्रेस का चरित्र यहाँ पे देखिए कि उन्होंने पूरा इंश्योर किया कि डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाएं, और जब वो जाएं तो जिन्होंने उनको भेजा उनको भी पनिश किया गया। सो कम्युनिस्ट और कांग्रेस अलाई करते हैं, श्रीपद डांगे और मिस्टर पाटिल पूरा अलायंस करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि अम्बेडकर वो चुनाव हारे। इट वॉज डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ नेहरू। डॉक्टर अम्बेडकर ने कंप्लेन की है इलेक्शन कमीशन में उस समय कि 74,000 प्लस बैलेट वोट्स को काउंट ही नहीं किया गया, उसमें कुछ सुनवाई नहीं होती है, डॉक्टर अम्बेडकर वो चुनाव हारते हैं। कैन यू इमेजिन वो आज ऐसा हो सके? आज तो ईवीएम होती है, बैलेट पेपर जब होता था तो नेहरू और कांग्रेस की जीत होती थी, सबको पता है। इसलिए भूमिका से बार बार वो मानते रहते हैं कि बैलेट पेपर को वापस लाया जाए। कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र हमेशा से दमनकारी रहा है, जातिवादी रहा है और भेदभावपूर्ण रहा है। ये भी लोगों को नहीं पता होगा। पार्लियामेंट में डॉक्टर अम्बेडकर की पोर्ट्रेट 1990 तक नहीं थी, जब तक वाजपेयी जी ने प्रयास करके उस पोर्ट्रेट को लगाने का काम किया। सावरकर और बाबा साहब दोनों की फोटो वाजपेयी जी नहीं लगवाई। आज कंपनसेशन की बात राहुल जी करते हैं, खुलेआम करते हैं कि भाई 4 गुना नहीं 7 गुना कंपनसेशन दो। गुड़गांव में, गुरुग्राम में तो जितनी भी बिल्डिंगें बनी है उसमें जो लैंड में घोटाला किया गया और उसके जो लाभार्थी थे, वो लाभार्थी कौन थे? आपके जिया जी थे। क्या वहां के किसानों को आपने दिया? हम तो देखते थे ना 2004 से 14 तक किसान हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट धक्के खाते थे और उनको कंपनसेशन आप दे नहीं पाए। ये सरकार दे रही है, बढ़ा के दे रही है, 4 गुना कंपनसेशन दे रही है, कहीं 4 नहीं 7 गुना दो। आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पे कि यू आर इंसल्टिंग डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन आप मोदी सरकार के अगर काम देखें 2014 के बाद भी भीम ऐप जो दुनिया का सबसे बड़ा एक यूपीआई सिस्टम है, उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर रखा गया है। मोदी सरकार जब आती है 2015 में बाबा साहब के पोस्टल का स्टैंप जो है रिलीज होता है। 2016 में रिपब्लिक डे में टैब्लॉय होता है, बाबा साहब पे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस का होता है। मुंबई में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो 40 साल से अटका हुआ था, मोदी सरकार ने 3 साल में उसको करके बना के इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन देश के लिए खड़ा किया, जनपद में है वो आपका। इस तरह के अनेकों काम आप देखिए मोदी सरकार के, हर जगह पे उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान किया है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या जो लोग भारत के बाहर से देख रहे हैं वो पेपल की लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ है अभिनव प्रकाश जी। हमारे चैनल में पहले भी आते रहे हैं और he has been courteous enough to come again। विचारक हैं, पढ़ाते रहे हैं, शिक्षक रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में, और अब भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, विद्यार्थी परिषद से। आजकल बड़ा एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कांग्रेस ने या इंडिया अलायंस ने एक मुहिम बनाने का प्रयास किया है। हम देख रहे हैं अलग अलग एक्टिविस्ट, लॉयर्स जो कि हैं एक्चुअली में एक्टिविस्ट लेकिन काला कोट पहनते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई आपने, अमित शाह जी ने, आपके गृह मंत्री ने जो है अपमान कर दिया अम्बेडकर जी का कि भाई इतना भगवान का नाम लेते वाली जो क्लिप थी तो स्वर्ग चले गए होते। इस तरह का बयान देने की जरूरत क्यों आई? और उनका जो आरोप है कि आप लोग अपमान करते हैं अम्बेडकर का, इतना अपमान आप लोग क्यों करते हैं? अम्बेडकर का क्या प्रॉब्लम है आप लोग? भाई पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे तीसरी बार अपने चैनल पे बुलाया है। और मैं पढ़ाता था नहीं, मैं अभी भी पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस में। कॉलेज टाइम में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था, अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा में अपना दायित्व है। वैभव जी, भी कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई और अमित शाह जी की क्लिप को जिस तरीके से मिसयूज़ किया गया, छोटा सा पोर्शन कट करके एक माहौल बनाने की जब ये पूरी कोशिश हुई, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। क्योंकि इस देश में अमित शाह जी ने जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उसके लिए जिस तरीके से काम पिछले 10 सालों में किया है, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार के अंदर किसी गृह मंत्री ने इतना काम किया होगा। अब मैं यूपी से आता हूँ, मूलतः अयोध्या से हूँ, आप भी यूपी से ही हैं। आपको पता है कि किस तरीके से यूपी में अमित शाह जी ने भाजपा का किस तरीके से रीमेक किया है, पूरा मेकओवर किया है और भाजपा को सर्व समाज तक लेके गए और सर्व समाज को भाजपा में लेके आए। जैसा हमने देखा अपनी आंखों से 10 साल में। सो अमित शाह जी पे ये आरोप लगाना कि वो अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं या दलित पिछड़ों के विरोधी हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद है। और ऐसा काम कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और उसके ये पेड एक्टिविस्ट ही कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो आपने बोला बाबा साहब अम्बेडकर की बात आपने की, और कांग्रेस भी लगातार कर रही है कि भाजपा बाबा साहब के खिलाफ रही है, ये अपनी नीतियों से इनका अपमान करती रही है, तिरस्कार करती रही है। मुझे लगता है कांग्रेस शुड बी द लास्ट पार्टी टू से दिस थिंग। अगर कांग्रेस की बात करें, बहुत पुराने इतिहास में भी नहीं जाएं तो 1940 से हम बात करना शुरू करते हैं। सो बाबा साहब ने 1945 में एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है,
व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स। मेरे ख्याल से आपके सभी दर्शकों को इसको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि कांग्रेस का मूल चरित्र क्या रहा है, बाबा साहब के मुद्दे पे, दलितों के मुद्दे पे, सामाजिक सुधार के मुद्दे पे और राजनीति पे भी इस देश में जिस तरीके से उन्होंने चलाया है। हम सबको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्य थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चुनाव हो रहे थे, जो प्रोविंशियल असेंबलीज को चुन के भेजना था, सो कांग्रेस के जो प्रीमियर थे उस समय बॉम्बे के, मिस्टर खरे, ही मेड श्योर स्पेसिफिकली दैट अम्बेडकर डज नॉट गो टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जाने के लिए, रोकने के लिए कांग्रेस ने डिसाइसिव स्टैंड लिया था और ये इंश्योर किया था कि ये बॉम्बे प्रोविंस से वहाँ पे नहीं जाएं। उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल जो बंगाल से आते थे वो आए, उन्होंने बाबा साहब को बोला कि आप बंगाल से चुनाव लड़िए। वहाँ पे इनका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का बाबा साहब का अच्छा काम भी था। वहाँ के प्रतिनिधियों ने बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजा था। यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा में और भी देख रहा था कि बहुत लोग का कहना है कि बंगाल से आए थे तो मुस्लिम लीग के सहयोग से आए थे, मुस्लिम वोटों से चुन के आए थे। लेकिन जिन 7 लोगों ने वोट किया था उसमें से कोई भी मुस्लिम नहीं था, उसमें सारे के सारे ट्राइबल्स थे या दलित थे जिन्होंने बाबा साहब के लिए वोट किया था। और जिन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने वोट किया था, जैसोर खुलना हो गया, फरीदपुर हो गया, बारिसाल हो गया, वो सब के सब मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज नहीं थे। लेकिन पार्टीशन के बाद नेहरू ने, कांग्रेस ने एरियाज को पाकिस्तान में दे दिया। मतलब वो मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थे, फिर भी नेहरू जी ने इंसिस्ट करके दिया। स्लिम होता नहीं, 19-20 का फर्क जो होता है, लेकिन क्लियरली वो जो है क्या कहते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थे, वो भारत में आने चाहिए थे। जिन इलाकों ने बाबा साहब को, डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजा, नेहरू और कांग्रेस ने उसको पाकिस्तान में दे दिया। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। उसके क्या कारण क्या हुआ कि उनका जो सीट थी, उनका जो इलेक्शन था, नल एंड वाइड हो गया। अब ही हैड टू गेट री इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो पुणे में जयकर साहब थे, वहाँ से थे, उन्होंने अपनी सीट खाली की। जयकर साहब हिंदू महासभा के लीडर रहे थे, स्वराज पार्टी में रहे थे और कांग्रेस में भी रहे थे। उस समय देखिए कांग्रेस एक बिग टेंट था, तो लोग आते जाते रहते थे, बहुत लंबे समय तक डुअल मेंबरशिप भी होती थी। लेकिन मिस्टर जयकर वॉज अ वोकल क्रिटिक ऑफ नेहरू, ओपन क्रिटिक जिसको बोलते हैं। उन्होंने अपनी सीट खाली की थी पुणे से, और पुणे से चुन के बाबा साहब अम्बेडकर फिर से संविधान सभा में गए थे। ये बात इतिहास कम लोगों को पता है, लेकिन कांग्रेस का चरित्र यहाँ पे देखिए कि उन्होंने पूरा इंश्योर किया कि डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं जाएं, और जब वो जाएं तो जिन्होंने उनको भेजा उनको भी पनिश किया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है, बनता है, संविधान पास होता है, अडॉप्ट होता है, उसके बाद पहले चुनाव होते हैं 1952 के। नेहरू गेट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू द मिस्टर पाटिल, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बॉम्बे के लीडर थे, कि आपको अम्बेडकर को हराना है। सो कम्युनिस्ट और कांग्रेस अलाई करते हैं, श्रीपद डांगे और मिस्टर पाटिल पूरा अलायंस करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि अम्बेडकर वो चुनाव हारें। इट वॉज डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ नेहरू, जो दोनों चैंपियंस हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन के और अम्बेडकर वाद। बिल्कुल। और इन दोनों की देखिए लड़ाई बहुत पुरानी है, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की लड़ाई बहुत पुरानी है। हम सबको पता है आज़ादी के समय कम्युनिस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट इंडिया आज़ाद मुल्क है, ये आज़ादी झूठी है, नारा उनका था। कम्युनिस्ट पार्टी वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट इंडियन स्टेट, सबको पता है ये बात। और डॉक्टर अम्बेडकर कम्युनिस्टों के बहुत वोकल क्रिटिक थे, ये भी पता है बहुत लोगों को। लेकिन कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिल के ये इंश्योर करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर वो चुनाव हारें। डॉक्टर अम्बेडकर ने कंप्लेन की है इलेक्शन कमीशन में उस समय कि 74,000 प्लस बैलेट वोट्स को काउंट ही नहीं किया गया। ये भी कम लोगों को पता है। 74,000, कैन यू इमेजिन वो आज ऐसा हो सके? आज तो ईवीएम होती है, बैलेट पेपर जब होता था तो नेहरू और कांग्रेस की जीत होती थी, सबको पता है। इसलिए भूमिका से बार बार वो मानते रहते हैं कि बैलेट पेपर को वापस लाया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर गेव एन ऑफिशियल कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन दैट 74,000 प्लस समथिंग 300 समथिंग बैलेट्स हैव नॉट बीन काउंटेड। उस पर कुछ सुनवाई नहीं होती है, डॉक्टर अम्बेडकर वो चुनाव हारते हैं। फिर 1954 का भी चुनाव आता है बाई इलेक्शन में, उसमें भी इनको हरवाया जाता है। एक कैंडिडेट हमारे थे नारायण राव काजरोकल, जो हटा किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, वो हराते हैं। चलिए, चुनाव हार जीत लगी रहती है, इसमें बहुत लोग कहते हैं कि अम्बेडकर हार गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। फ़र्क इतना पड़ता है कि ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस एज वी कॉल दलित्स बैक देन, एंड कांग्रेस वॉज, इवन आफ्टर हिज डिफीट, द कांग्रेस वॉज फोर्स्ड टू मेक हिम अ कैबिनेट मिनिस्टर विया द राज्यसभा। गांधी जी का इंसिस्टेंस था, बाकी भी था, एक रियल पॉलिटिक्स भी होती है। बट बात यह है कि द पर्पस इज टू ह्यूमिलिएट हिम, कि आप आएंगे लेकिन आपको हम पहले हराएंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, फिर आपको टोकन के नाम पे हम आपको मंत्री बनाएंगे, हमारी दया दृष्टि पे आएंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं जाने देंगे, पूरा इसमें प्रयास करेंगे। आप आगे चलिए ठीक है, आपको लोकसभा में नहीं जीतने देंगे,
आपको ह्यूमिलेट करेंगे बार बार, पूरी धन बल बाहुबल प्रशासन की ताकत लगा के आपको हराया जाएगा। फिर आपको कहा जाएगा देखिए हम तो बहुत बड़े दिल के हैं, हमने आपको फिर भी जो है नेहरू की कैबिनेट में रखा। मतलब ये वही एटीट्यूड नहीं है जिस एटीट्यूड के विरोध की बात करते हैं ये लोग, जब ये बात करते हैं कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी और एक पेट्रियार्की कहते हैं, एक ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की जो बात करते हैं, ये सब तो फिर इस बिहेवियर में झलक रहा है ना कि मतलब आप एक व्यक्ति जो कि उस समाज से आ रहा है, उस समाज की बात कर रहा है, आप उसको पहले आप ह्यूमिलिएट करते हैं, सब कुछ पूरे समाज में बेइज्जत करते हैं और करते रहते हैं लगातार, बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक, और फिर उसको आप राज्यसभा पे अपनी दया दृष्टि पे कि ठीक है चलो दे दिया थोड़ा सा, वो भी मजबूरी में दिया, लेकिन चाहते तो नहीं देते। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मान लीजिए गांधी जी से तो नेहरू जी, क्योंकि नेहरू जी तो खुद गांधी जी के दया दृष्टि पे बने थे। नहीं, और दूसरा इसमें ये भी है कि अंबेडकर को नहीं देंगे तो एक रियल ऑथेंटिक वॉइस को आप कब तक दबाएंगे। देखिए उस समय इंडियन स्टेट अपनी इंफॉर्मेटिव स्टेट में था, देयर वर लॉट्स ऑफ फोर्सेस इन एक्शन, स्पेशली कम्युनिस्ट एंड द माओविस्ट्स, एंड दे वर ट्राइंग टू रिक्रूट लार्ज नंबर ऑफ दलित्स टू डिस्टेबलाइज द कंट्री। मुस्लिम लीग का, हमने बंगाल का भी किस्सा जोगिंद्रनाथ मंडल का, मुस्लिम लीग का अलायंस का देखा है। सो रियल पॉलिटिक्स भी कहती थी कि कांग्रेस कुड नॉट इग्नोर अंबेडकर, लेकिन आपको ह्यूमिलेट करेंगे, ये उनका था। और ये लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि जब आज़ादी के पहले कांग्रेस पार्टी इलेक्शन बाइकआउट करती थी ब्रिटिश के खिलाफ, तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी थी, बहुत सारे दल थे, बहुत सारी पार्टीज थी, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते थे। सो कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, वो किसी जो कमज़ोर जाति हो गई, जैसे कोई बढ़ई हो गया, कोई लोहार हो गया या कोई दलित हो गया, उसको प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करती थी। जैसे कि आपने बाइकआउट नहीं किया, आपको लिबरल पार्टी या कोई दूसरी पार्टी है, आपने कोई बाइकआउट नहीं किया, आपके खिलाफ कांग्रेस अपना कोई डमी कैंडिडेट करेगी जो बहुत गरीब तबके का होगा, बहुत कमज़ोर जाति का होगा, पिछड़ी जाति का होगा। कि कांग्रेस के लोग शहर में घूम के नारे लगाते थे कि विधानसभा में कौन जाएगा, असेंबली में कौन जाएगा, उस समय असेंबली होती थी, कौन जाएगा बढ़ई, धोबी और लुहार। मतलब दिस इज़ एन इंसल्ट अकॉर्डिंग टू कांग्रेस कि अब विधानसभा में बढ़ई, धोबी, लुहार या दलित जातियों के लोग बैठेंगे, हम इंश्योर करेंगे तुमको हम हराएंगे, इनको वहाँ भेजेंगे। ये भी कांग्रेस का एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो इसको छुपा कर रखा गया, इसके बारे में लिखा नहीं जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है, बहुत लोगों ने और भी लिखा है इसके विस्तार से। सो कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र हमेशा से दमनकारी रहा है, जातिवादी रहा है और भेदभावपूर्ण रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर को जब उनकी नेहरू की कैबिनेट में भी थे, हम सबको पता है कि उन्होंने रिजिग्नेशन दिया, उनका रेजिग्नेशन लेटर गायब है, वो नहीं मिलता है। ये भी अपने आप में यूनिक चीज़ है। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा क्या लिखा रेजिग्नेशन में, इसको उन्होंने गायब कर दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भी होशियार व्यक्ति थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी है। उस पार्लियामेंट की स्पीच में जो 5 मुद्दे वो गिनाते हैं रेजिग्नेशन के, पहला कहते हैं कि मुझे सरकार में साइडलाइन किया गया, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। वो इकोनॉमिक्स के पहली PhD थे भारत से, उनको कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में इन्वॉल्व नहीं किया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री से छोड़िए कहीं इंक्लूड नहीं किया गया किसी कमेटी में पार्लियामेंट की, उनको हर मुद्दों से दूर रखा गया। तो इट वाज ह्यूमिलिएशन विद इन द गवर्नमेंट। होता नहीं टोकन बना के कर देना, जो कांग्रेस करती आई है कि दलित समाज से या किसी कमजोर जाति से लोगों को लेके आपने बैठा दिया मूर्ति के तरह। मनमोहन सिंह को बैठा दिया था, जैसे मनमोहन सिंह को भी, अब जो मनमोहन जी के साथ कर दिया तो बाकियों के साथ कर ही सकते हैं। पहला उन्होंने कहा कि साइडलाइनिंग विद इन द गवर्नमेंट, मतलब ह्यूमिलेट करना, इग्नोर करना। दूसरा उन्होंने कहा था कश्मीर का मुद्दा अपनी भाषण में, कि कश्मीर में जो कांग्रेस नेहरू कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तीसरा था फॉरेन पॉलिसी का उनका बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक था। चौथा उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को दलितों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। देखिए पार्टीशन के बाद जितने भी अशरफ मुस्लिम नेता थे जो भारत छोड़ के गए नहीं और भारत में सब कांग्रेसी बन गए, रातों रात सेकुलर बन गए, उनकी चिंता है, उनके मुद्दों की चिंता है। लेकिन जो बड़ी संख्या में दलित रिफ्यूजीज आ रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान से या भारत के जो दलित हैं, उनकी कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस के लिए इंक्लूसिविटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और पांचवा उन्होंने कहा था हिंदू कोड बिल पे महिलाओं के अधिकार पे नेहरू और कांग्रेस सीरियस नहीं है। तो हम जान सकते हैं, स्पीच से भी जान सकते हैं कि रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने क्या लिखा होगा। मुझे लगता है कुछ और बातें भी लिखी होंगी, इसलिए वो गायब भी कर दिया गया वो लेटर। सो कांग्रेस ने बाबा साहब को जीते जी अपमानित किया, उनकी मृत्यु के बाद भी अपमानित किया। 1956 में प्रपोजल आता है कि उनका जो दिल्ली का जो घर है अलीपुर रोड पे, उसको मेमोरियल बनाया जाए। नेहरू ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और किसी कांग्रेस सरकार ने इसमें कभी कोई एक्शन नहीं लिया। जब 2014 के बाद मोदी सरकार आती है तब उस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जाता है। 2015 में या 16 में मोदी जी इसकी फाउंडेशन रखते हैं
और उसका इनॉग्रेशन 2018 में किया जाता है, जो आपका अलीपुर रोड पे 26 अलीपुर रोड पे बहुत अच्छा म्यूजियम है, लोगों को जाना चाहिए। मरने के बाद भी इनको अपमानित किया गया, उनका ना कोई मेमोरियल ना कुछ किया गया। भारत रत्न नहीं दिया गया। नेहरू ने, इंदिरा ने, अपने सबको पता है, जीते जीते भारत रत्न ले लिया। राजीव गांधी को मिल गया। हाँ, अंबेडकर जी को जिसने हराया था, नारायण राव को, उसको पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया था 1970 में। बाबा साहब अंबेडकर की कोई रिकॉग्निशन नहीं। कांग्रेस ट्राई टू इरेज अंबेडकर कंप्लीटली फ्रॉम द मेमोरी। एंड उसके बाद जो है, जब मोदी सरकार आती है, आप देखेंगे बार बार अंबेडकर के मुद्दों को लेके मोदी सरकार ने जितना प्रतिस्थापित करने का काम किया है बाबा साहब को, उतना कांग्रेस तो सपने में सोच नहीं सकती थी। तो मृत्यु के बाद भी ह्यूमिलेट किया गया है। भारत रत्न दिया। भारत रत्न मिलता है आपको 1990 में, जब भाजपा समर्थित सरकार थी, भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह की, तब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाता है। तब वाजपेयी जी के प्रयासों से पार्लियामेंट में पहली बार बाबा साहब की पोर्ट्रेट लगती है। ये भी लोगों को नहीं पता होगा। पार्लियामेंट में डॉक्टर अंबेडकर की पोर्ट्रेट 1990 तक नहीं थी, जब तक वाजपेयी जी ने प्रयास करके उस पोर्ट्रेट को लगाने का काम किया है। सावरकर और बाबा साहब दोनों की फोटो वाजपेयी जी ने ही लगवाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दोनों जो काम किए हैं, मिकासी जो भाजपा की विचारधारा है, इसके बारे में बहुत अच्छे से दर्शाता है कि ब्रिंगिंग टुगेदर टू वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, सावरकराइट एंड अंबेडकराइट, एंड मर्जिंग देम टुगेदर टू क्रिएट अ नेशनल कंसेंसस। ये भाजपा की सबसे बड़ी खूबी रही है। आपको नहीं लगता कि ये मतलब कहीं ना कहीं एक इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी भी है नेहरू की, कि उस जमाने के हम जितने भी टॉल लीडर्स देखें, एक्चुअली नेहरू ने सबके साथ ही यही सारे काम किए हैं। मतलब ये वारदात, मैं काम नहीं कहता, ये वारदात है जो उन्होंने नेताजी के साथ भी यही किया उन्होंने, फिर अंबेडकर के साथ भी उन्होंने वही किया। और उस समय के जितने भी राष्ट्रवादी या राष्ट्र के प्रति चिंतित जो भी नेतृत्व था, वो हर किसी से इनसिक्योर थे। इतनी इनसिक्योरिटी के पीछे कारण क्या हो सकता है? आप एक पॉलिटिकल माइंड हैं, आप कार्य करते हैं ग्राउंड पे, आप पूरे भारत में घूमते हैं। What do you think what was going on in Nehru's mind कि इतनी इनसिक्योरिटी कहाँ से आती थी? मतलब इनकॉम्पिटेंस से आती थी क्या? देखिए, अब ये तो साइको एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है नेहरू जी का, लेकिन एक कारण ये है कि ही वॉज ए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ये सबको पता है कि कांग्रेस कमिटीज़ ने सरदार पटेल को चुना था, नेहरू को नहीं चुना था। गांधी जी ने इम्पोज किया था कि नेहरू बनेंगे। उसके कारण हो सकता है कि इनसिक्योरिटी हो सकती है, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना। दूसरी बात है अथॉरिटेरियन नेचर। देखिए, डायनेस्टिक रूल है ना, वो भी डायनेस्ट है। उनके पिताजी से इनको विरासत मिली थी, वो विरासत उन्होंने जीते जी इंदिरा गांधी को दी। उसके बाद वो राजीव गांधी पे गई, उसके बाद वो सोनिया पे गई, उसके बाद राहुल पे गई। तो एक डायनेस्टिक जो रूल होता है ना, अथॉरिटेरियन रूल, बिकॉज दे थिंक दे आर द रूलर्स एंड द किंग्स, एंड दिस इज द ओनली वे दे कैन रूल बाय सप्रेसिंग एनीवन एल्स। सो अंबेडकर को बाबा ह्यूमिलेट करने का कारण क्या था? आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सम्मान करेंगे, हम दलितों का उत्थान करेंगे, आप एक सीट पे उनको आने नहीं दे सकते थे। वो ह्यूमिलेट इसलिए किया गया, इट्स अ मैसेज कि नो डिसेंट इज अलाउड अगेंस्ट द नेहरूवियन स्टेट। नेहरू की पॉलिसी, कांग्रेस की नीतियों को लेके कोई भी डिसेंट अलाउड नहीं है, इसके लिए मेकासे बार बार किया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आप देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी बातें होती हैं। आजकल राहुल गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते रहते हैं, लाल किताब लाल कवर वाली कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसका कलर लाल ही क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किताब हमारे पास भी है, उसका कवर लाल नहीं है। आजकल कांग्रेस पार्टी में लेफ्ट वालों की बहुत तादाद बढ़ चुकी है। मैं जेएनयू में बहुत लोगों को जानता था जो अल्ट्रा लेफ्ट है, आजकल कांग्रेस पार्टी में अच्छी जगह बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि स्टैंड क्या होगा पार्टी का। तो वो तो अलग बात है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी बाय द फार लेफ्ट एंड देन नाउ डेज बाय इस्लामिस्ट इज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। लेकिन वो अलग मुद्दा, उस पर कभी और बात की जाएगी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कहते हैं कि मोदी सरकार या भाजपा कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगी, या मोदी सरकार संविधान के खिलाफ है या खतरा है, इसका आधार क्या है कहने का? चलिए बहुत सिंपल सी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। संविधान को बदलना है तो अमेंडमेंट्स करने हैं। देश में जितने बार भी संविधान में बदलाव हुए हैं, सबसे कम बदलाव मोदी सरकार के अंदर हुए हैं। सबसे कम भाजपा सरकार के अंदर, सबसे कम भाजपा सरकार के अंदर हुए हैं। जनता पार्टी के अंदर अगर किया जाए तो कम हुए हैं टेक्निकली। 106 बार हुए हैं, जिसमें मोदी सरकार के अंदर जो है 8 बार हुए हैं। वो 8 अमेंडमेंट्स क्या थे, कोई गिना सकता है? पहला था जुडिशल अपॉइंटमेंट्स को लेके, एक ट्रांसपेरेंसी लाना, एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी लाना। चलिए वो अलग कॉन्ट्रोवर्सी थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में आउट ऑफ द वे जाके एक ऐसा बिल जो पूरे कंसेंसस से पास हुआ था उसको स्ट्रक डाउन किया। लेकिन मोदी सरकार चाहती इसको दोबारा पास कर सकती थी।
लेकिन संविधान की सेपरेशन ऑफ पावर का, संविधान की एथिक्स का एक रिस्पेक्ट करते हुए मोदी सरकार ने इसको दोबारा पुश नहीं किया। रिफॉर्म्स की बात है, रिफॉर्म्स धीमे धीमे होंगे, लेकिन उसको दोबारा नहीं किया। वो चाहते कर सकते थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी और सारी पार्टियों का समर्थन था और सारी 50% ज़्यादा विधानसभा ने उसको पास भी किया था। दूसरा बिल क्या था, आपको बता सकता है? ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना। तीसरा बिल क्या था? वुमेन रिजर्वेशन देना। चौथा बिल क्या है? जीएसटी था। पांचवा क्या था आपका? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन था। छठा था आपका जो रूटीन एक जो होता है SC/ST का जो रिजर्वेशन एक्सटेंड हो 10 साल में, उसका था। इस तरीके के संविधान में आपके सारे संशोधन हुए। 5 उसमें जो हैं सामाजिक न्याय और जेंडर जस्टिस से रिलेटेड थे। और ये सारे के सारे जो भी पास हुए हैं, ये ब्रूट मेजॉरिटी से पास नहीं हुए, एक वाइडर कंसेंसस से पास हुए हैं। इन मोस्ट ऑफ द बिल्स देयर वाज अ कंसेंसस इवन बाय द कांग्रेस पार्टी। तो अगर मोदी सरकार का जो ये पूरा अगर तरीका होता, रवैया होता कि संविधान को ख़त्म करना है, तो हम कांग्रेस जैसे अमेंडमेंट लाते। कांग्रेस कैसे अमेंडमेंट लाती थी जी? पहला अमेंडमेंट इन्होंने 1951 में लाया, नेहरू जी ने, जब लोकसभा का चुनाव भी नहीं हुआ था। इट वॉज एन एंट्रीम गवर्नमेंट। टेक्निकली इट डिड नॉट हैव द मोरल राइट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे ब्रॉट एन अमेंडमेंट इन 1951 अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दे डायल्यूटेड इट। दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द कांग्रेस पार्टी। उसके बाद तो लाइन ही लगा दी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। जब 24th अमेंडमेंट लाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है सरकार। वो गोलकनाथ वर्सेस एक स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, उसको अंडू करने के लिए 24th अमेंडमेंट इंदिरा जी लेके आती हैं कि वी कैन चेंज द फंडामेंटल राइट्स एज वेल, वी कैन डायल्यूट द फंडामेंटल राइट्स एंड द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव कंसेंट, इज कंपेल्ड टू गिव द कंसेंट। प्रेसिडेंट उसको वापस नहीं कर सकता है जो पार्लियामेंट बोलेगी। उसके बाद ये 25th अमेंडमेंट लेके भी आते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर लेके आते हैं कि सरकार आपकी ज़मीन ले सकती है, आप कंपनसेशन पे भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको 1 रुपया दे सरकार, 100 रुपया दे, आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसका जो इम्पैक्ट हुआ है देश में, हमेशा जब हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, सिर्फ जमींदारी की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं, इस बात को इग्नोर करते हैं कि भारत में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने, डैम्स बने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी, उसमें भी हज़ारों लाखों हेक्टेयर ज़मीनें एक्वायर की गई जो किसी की निजी संपत्ति थी, अधिकतर आदिवासियों की, गांव में गरीब तबके की, पिछड़ी जातियों की, गांव में उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। और उस समय में तब के तत्कालीन जो उद्योगपति थे उनको दी गई, उनको दी गई है। उन उद्योगपतियों को दी गई जिनकी चेकबुक जो है वो गांधी जी के तकिए के या नेहरू जी के तकिए के नीचे रखी होती थी, साइन की हुई। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे थे तो रिसोर्सेज की आवश्यकता थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, लेकिन फिर आज आप जो बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, जो राहुल जी कह रहे हैं, उद्योगपतियों के नाम लेते हैं, जबकि जो भी सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, आप उसका नाम नहीं ले सकते सदन के अंदर। बार बार लेते हैं, रिपीटेडली, मेरे कहते हैं एक हैबिचुअल ऑफेंडर बन गए हैं। मीडिया में भी उन्हीं का नाम लेते हैं। तो जरा अपना इतिहास भी तो जा करके देखें कि हमारे जो पिताजी थे या दादाजी थे या नाना जी थे, वो क्या कार्य करते थे, वो किस तरह से इन उद्योगपतियों को, आज कंपनसेशन की बात राहुल जी करते हैं, खुलेआम करते हैं कि भाई 4 गुना नहीं 7 गुना कंपनसेशन दो। ठीक है, जैसे गुड़गांव में, गुरुग्राम में तो जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं उसमें जो लैंड में घोटाला किया गया और उसके जो लाभार्थी थे, ठीक है, वो लाभार्थी कौन थे? आपके जिया जी थे। तो क्या वहां के किसानों को आपने दिया? हम तो देखते थे ना 2004 से 14 तक किसान हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट धक्के खाते थे और टीवी में आता था कि आज किसानों के लिए, और उनको कंपनसेशन आप दे नहीं पाए। ये सरकार दे रही है, बढ़ा के दे रही है, 4 गुना कंपनसेशन दे रही है, कहीं 4 नहीं 7 गुना दो। ये जो हिपोक्रेसी है, जो हिस्ट्री से चली आ रही है, बिल्कुल, इसको आप किस तरीके से ट्रेस करते हैं? ये गांधी फैमिली या नेहरू फैमिली के अंदर राहुल गांधी से लेकर के तब ये उद्योगपतियों के तो लाभार्थी ये खुद रहे हैं, नहीं रहे। और भी खास देखिए, ये जो गलत परंपरा एक शुरू की है राहुल गांधी ने, कैपिटलिस्ट को या उद्योगपतियों को डिमीन करने की, इंसल्ट करने की, ये बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही गलत एक ट्रेजेक्टरी भारत में शुरू कर रहे हैं। ये सब ये कम्युनिस्ट टाइप के लोग बातें करते थे, ये फ्रिंज एलिमेंट्स की बातें थी। देखिए, अगर भारत की फ्रीडम स्ट्रगल की भी बात करें, भारत की जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उद्योगपति क्लास है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म इज अल्टीमेटली एन इकोनॉमिक डोमिनेशन, मिलिट्री डोमिनेशन, बट अल्टीमेटली इट्स एन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और आपको इंटरेस्टिंग ये लगेगा जान के, डॉक्टर अंबेडकर वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु रोट अ क्रिटिक ऑफ इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द इंपीरियलिज्म। उनकी जो PhDs है
भारत के फाइनेंशियल सिस्टम पे ब्रिटिश के समय में, इट्स अ वेरी शार्प क्रिटिक दैट हाउ ब्रिटिश रूल हैज़ मेड इंडिया मोर पुअर, हाउ द इकोनॉमिक पॉलिसीज आर वेरी अनजस्ट एंड दे शुड बी चेंज्ड। सबसे पहला किया था दादा भाई नौरोजी ने, जो इकोनॉमिक क्रिटिक इम्पीरियलिज्म का दिया था। लेकिन जो इस इम्पीरियलिज्म को चुनौती दिया था बहुत ज़्यादा, वो भारत की कैपिटलिस्ट क्लास थी। उसका इतिहास भी पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमारे बिजनेसमैन्स ने अगेंस्ट अंडर द कॉलोनियल रूल इंडस्ट्री सेटअप की, किस तरह से ब्रिटिश मोनोपोली को चैलेंज किया हर सेक्टर में, चाहे वो स्टील मेकिंग में हो, चाहे एयरक्राफ्ट मेकिंग में हो, चाहे जूट इंडस्ट्री में हो। इट वॉज अ वेरी अपहिल टास्क एंड हाउ दिस कैपिटलिस्ट क्लास फंडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एज वेल, यू नो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। व्हाई शुडंट इट, व्हाई शुड बी रॉन्ग? भाई मुस्लिम लीग को जमींदार और जागीरदार फंड करते थे, कांग्रेस पार्टी को हमारी इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास फंड करती थी। ये अच्छी बात है, एंड दिस इज व्हाई वी आर सक्सेसफुल एंड दे आर अ फेलियर, बिकॉज द बैकवर्ड लुकिंग पीपल वर फंडिंग द मुस्लिम लीग एंड द फॉरवर्ड लुकिंग पीपल वर फंडिंग द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। बट ये जो नेहरू जी, ये जो राहुल गांधी ने शुरू किया है, इट्स अ वेरी डेंजरस रेटरिक, एंड बिकॉज दिस रेटरिक्स देन बिकम इम्पॉसिबल टू रिवर्स। और इंडिया को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मोर इंडस्ट्री, मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड ऑल। आप उसके खिलाफ जाके अल्ट्रा लेफ्ट आइडियाज़ को आप बातें कर रहे हैं। आपने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ कि डायनेस्टिक रूल जो होता है, इट विल नेवर सपोर्ट फ्रीडम इन एनी फॉर्म, एंड सर्टनली नॉट द इकोनॉमिक फ्रीडम। क्योंकि इकोनॉमिक फ्रीडम अगर होगी तो लोग अपना पैसा खुद कमाएंगे, अपना पैसा खुद खर्च करेंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होगी, नए नए अरबपति निकलेंगे जो आपकी कृपा पर निर्भर नहीं है, नए रिसोर्सेस आएंगे, जो कमज़ोर जाति है उनको भी जो है मौका मिलेगा, उनके भी बिजनेसमैन निकलेंगे। अल्टीमेटली आपकी पॉलिटिक्स को वो चैलेंज करेंगे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस होगा। सो आप देखिए, जब भारत सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में ज़्यादा था इंदिरा गांधी के समय में या 90s के पहले, तो भारत की इकॉनमी भी क्लोज्ड इकॉनमी थी। इंडिया का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है तो पॉलिटिकल फ्रीडम भी बढ़ी है भारत में, पॉलिटिकल कंपटीशन भी बढ़ा है। सो आई थिंक दिस लिंक्स टू दैट कि व्हाई दे डोंट वांट a more democratic, more open economic structure and always bat for a socialist command and control kind of economics. So that is one reason that might be the case. आप चूँकि आप खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाते भी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और आप इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर आप आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हैं अखबारों में, और मुझे भी पास में भी जब भी कुछ समझना रहा है मैंने आपसे फ़ोन करके आपसे समझी ये चीज़ें। ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक जो इकोनॉमिक्स वाला जो बैकग्राउंड है, कि उनकी पीएचडी इकोनॉमिक्स में थी, और उनको एक तरीके से एक एक्टिविस्ट बना करके प्रेजेंट कर दिया गया, एक पॉलिटिकल फिगर, जबकि वो एक इंटेलेक्चुअल फिगर थे। मतलब उनके इतना इंटेलेक्चुअल फिगर, और एक्चुअली बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तकें जैसे पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया किसी ने पढ़ी ही नहीं है। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी या जो समाजवादी पार्टी या जितनी भी पार्टियां हैं, कितनी इनमें से कितने जो उस किताब को ओन करेंगे खड़े होकर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ओन करते हैं, ठीक है। कभी पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया भी हाथ उठा के कहें कि हम इसको ओन करते हैं, वो कभी ओन नहीं करेंगे। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन फॉर अनटचेबल्स, उसको भी उठा लें एक बार, उसको भी उठा लें एक बार, उसको भी नहीं उठाएंगे कभी। तो मैं ये मानता हूं कि एक तो अंबेडकर जी को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है फ्रॉम ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी। ही इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन, और वो इसलिए भी है कि कांग्रेस ने उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया। यूपीए 2 की सरकार में कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे। पुस्तक में एनसीईआरटी के कार्टून छापा गया जिसमें नेहरू जी जो है वो कोड़े मार रहे थे अंबेडकर को। वो पब्लिश होकर के पूरे देश में बट गई, और उसके बाद जब अप्रोर हुआ उसको वापस किया गया। तो एक तो 2 पार्ट में इसका जवाब दीजिए। एक तो उनका जो एक व्यक्तित्व है अंबेडकर का, उसको कांग्रेस ने इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग, इतना ज़्यादा डिविसिव क्यों बना करके रखा 70 साल, चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हों, चाहे वो दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे आदिवासी, सबके बीच में उनके प्रति भ्रांतियां इन्होंने भरी हैं। दूसरा, ये जो मानसिकता थी कि वो कोड़े मारने वाली, ये ग्लिच नहीं हो सकता, ये कार्टून गलती से नहीं छप सकता, डेलिबरेटली किया गया। अपने जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड हैं यादव जी, क्या नाम है इनका, जो इलेक्शन की भविष्यवाणी यादव, मेरे से उस कमेटी के सदस्य थे, if I'm not wrong। तो ये जो इस तरीके की छापे, ये कहीं ना कहीं इसलिए छापा गया था कि ये अगर हम छापेंगे तो कुछ समाज के लोग होंगे जो उसको सेलिब्रेट करेंगे, जिनको हमने ब्रेन वॉश किया है दूसरे तरीके से अंबेडकर के बारे में, और फिर एक तबका है जो इस चीज से आहत होगा, और फिर जब वो दोनों का क्लैश होगा तो उससे लाभ कांग्रेस को मिलेगा। डू यू थिंक दिस इज द करेक्ट थिंग? पॉसिबल, आई डोंट थिंक इट कैन बी डेलिबरेट। और ये उसी बात से मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ, जो लिंक करता है कि किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जीते ह्यूमिलेट किया ही है, मरने के बाद भी लगातार करते रहे हैं इसको।
और इसको जो आप टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानता कि ये अनइंटेंशनली हुआ था, इट वॉज वेरी डेलिबरेट। और इसी में बात ये, आप देखिए आरोप लगाते हैं भाजपा पे, आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पे कि यू आर इंसल्टिंग डॉक्टर अम्बेडकर, लेकिन आप मोदी सरकार के अगर काम देखें 2014 के बाद भी भीम ऐप जो दुनिया का सबसे बड़ा एक UPI सिस्टम है, उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर रखा गया है। मोदी सरकार जब आती है 2015 में, बाबा साहब की पोस्टल का स्टैम्प जो रिलीज़ होता है। 2016 में रिपब्लिक डे में टैब्लॉय होता है बाबा साहब पे, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस का होता है। पंचतीर्थ की पूरा जो एक कॉन्सेप्ट मोदी जी ने किया है, उनसे जुड़े 5 स्थान, चाहे दिल्ली हो, लंदन हो, मऊ हो, उसको डेवलप करने का काम मोदी सरकार कर रही है। मुंबई में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो 40 साल से अटका हुआ था, मोदी सरकार ने 3 साल में उसको करके बना के इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन देश के लिए खड़ा किया, जनपद में है वो आपका। इस तरह के अनेकों काम आप देखिए मोदी सरकार के, हर जगह पे उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान किया है। सुप्रीम कोर्ट में, लॉ मिनिस्ट्री में डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैच्यू लगाने का काम मोदी सरकार ने किया है, जो आज तक नहीं हुआ था। तो कांग्रेस को जो काम खुद करती रही है, वो मोदी सरकार के ऊपर हमेशा डालती रही है। ये बोलता नहीं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये इनका प्रोपेगेंडा है। अनफॉर्चुनेटली एक मिस इन्फॉर्मेशन का सिस्टम, एक इंटरनेट एज में, सोशल मीडिया के एज में, जैसे अमित शाह जी के केस में भी इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। 2024 का इलेक्शन हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, उसके लिए भी बहुत सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था डॉक्टर वीडियोस का। सो कांग्रेस हैज़ बीन डूइंग इट, बट द रियलिटी कोई भी पढ़ेगा वो इस बात को अच्छे से जानेगा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में किसी ने अपमान किया है, उनकी लेगेसी का किसी ने अपमान किया है। देखिए OBC की बात बहुत करती है कांग्रेस पार्टी। OBC रिजर्वेशन पहली बार काका कालेकर की रिपोर्ट ने बोला 1956 में, नेहरू ने उसको रिजेक्ट कर दिया। OBC का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया क्योंकि इसमें माना गया कि इससे एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट इसमें कर सकती है, एक सर्वे करा के कमेटी बना के उसकी रिकमेंडेशन पे किया जाएगा। SC/ST को कॉन्स्टिट्यूशनली पहले दिया गया था। OBC को ये एक कंसेंसस था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एफर्मेटिव एक्शन होगा, बट नॉट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट लेटर ऑन। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। काका कालेकर की रिपोर्ट को उन्होंने जो है रिजेक्ट किया। फिर 61 में नेहरू जी को लेटर लिखने का बहुत शौक था। तो जब 1952 में डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव हारे थे तो एडविना माउंटबेटन को लेटर लिख के उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये उसमें एडविना को रिकमेंड बता रहे हैं, इसको मेंशन कर रहे हैं कि ये अच्छा हुआ, इनको हराया गया, ऐसा किया। 61 में नेहरू एक और लेटर लिखते हैं मुख्यमंत्री को, जिसमें रिजर्वेशंस के खिलाफ लिखते हैं, कहते हैं इससे मूर्ख लगाएंगे और एफिशिएंसी आपकी डाउन होगी, वी शुड नॉट एग्री टू इट। उसके बाद हमको पता है कि आपके इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन पे कोई एक्शन नहीं लिया, ठंडे बस्ते पे डाल के रखा। राजीव गांधी ने 1985 में स्टेटमेंट दिया था कि ये जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं ये मूर्ख हैं, इनका रिकॉर्ड स्टेटमेंट है ये। उसके बाद राजीव गांधी ने सबसे बड़ा जो अपनी लाइफ का भाषण दिया है वो OBC आरक्षण के खिलाफ दिया है। ये भी लोगों को जानना जरूरी है। सो कांग्रेस का जो पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नॉट जस्ट अम्बेडकर, उनकी जितनी भी लेगेसी है, उनके जितने भी थे कि ये काम होना चाहिए भारत में, सोशल जस्टिस का, बाकी चीज़ों का, सबके खिलाफ जाके काम किया है। और OBC रिजर्वेशन को लागू करने का काम अच्छे से, OBC को चाहे नीट में रिजर्वेशन हो, चाहे आपका नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन हो, ये सारा काम मोदी सरकार ने हुआ। देखिए मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में आपको SC कैटेगरी के जजेस देखने को मिल रहे हैं, 3 जज हैं दलित समाज के। मैं नहीं कहते मोदी सरकार ने अपॉइंट किए हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो बना है, एक जो सामाजिक परिवर्तन का जो हुआ, इसके कारण ही ऐसा हो पा रहा है। तो कोलिजन सिस्टम हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। राज्यसभा में कितने आपके दलित समाज के लोग नॉमिनेट होकर जाते थे, मेरी जानकारी में कोई नहीं, मोदी सरकार ने किया। ये सारे काम मोदी सरकार कर रही है और इसको लेके कांग्रेस को बड़ी दिक्कत है। एंड दिस इज वाई द मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा हैज इंक्रीज 10 times more, so that people do not see the reality and do not start doing comparison between the BJP and the Congress party. आपने डॉक्टर अम्बेडकर की बात की, yes of course he was an intellectual ultimately, he was also an activist. उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है। नॉर्मली क्या होता है, जो एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है, अगर उसकी 30-40 साल की जर्नी है तो उसके ओपिनियंस जो है बहुत डाइवर्स होते हैं, क्योंकि बदलते रहते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज़ अ मैन ऑफ थॉट। सो वो जो 20 साल की उम्र में क्या लिख रहे हैं, वो 40 साल की उम्र में क्या लिख रहे हैं, 60 साल की उम्र में क्या लिख रहे हैं, उसमें अंतर होगा एक करके। सो अम्बेडकर को लेके होता क्या है कि इनके सिलेक्टिवली चीज़ों को उठा लिया जाता है, ही वॉज एंटी दिस, ही वॉज एंटी दैट, लेकिन एक समग्रता में पढ़ने का प्रयास नहीं किया जाता। इफ़ यू रीड हिम, आपने बोला ना सावरकर की पोर्ट्रेट, अम्बेडकर की पोर्ट्रेट, I don't see there is much difference between the end result what Savarkar is talking about, what Ambedkar is talking about.
दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है क्योंकि दोनों का सोशल लोकेशन अलग है। सावरकर जहाँ से आ रहे हैं, अम्बेडकर जहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से दुनिया अलग दिख रही है, तो उनकी बातें अलग हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है और जो सोल्यूशन है वो एक ही है। एंड दीज आर द मोस्ट पावरफुल स्ट्रीम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एंड दिस इज व्हाट कांग्रेस, द लेफ्ट एंड द इस्लामिस्ट आर सो अफ्रेड ऑफ। इज सावरकराइट एंड द अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स मर्ज, what will happen to them? Their game is up. So I think this is why this so much of propaganda, attempted misinformation, which is being done by these people, और आजकल तो बहुत इंक्रीज हो चुका है, हद से ज़्यादा हो चुका है। आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए अलायंस लेके आई, और जो इंडिया अलायंस में अमेलगमेट हुई वो पॉलिसी, ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आया करती थी, बहुजन समाज पार्टी को हरा के, पहला जो चीज़ हम होते हुए देखते थे उत्तर प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब पूर्वांचल में भी, पश्चिम में भी, अवध के रीजन में भी, अब कहीं भी देख लीजिए, उस सबसे पहला काम करते थे सेलिब्रेशन में अपनी जीत के, वो जो दलित बस्तियां होती थी वहां घुसते थे, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते थे, बिल्कुल, उनकी झोपड़ी जो होती थी दलितों की वो जलाते थे, उनके अगर खेत हैं, अगर, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक अधिया का सिस्टम भी होता है कि भाई जो लोग नहीं रहते हैं गांव में, वो दलितों को ही अपना खेत हाफ एंड हाफ के बेसिस पे शेयर करके चले जाते हैं कि भाई हम तो अब शहर में रहते हैं, अब हमारे खेत में काम कीजिए, आप अनाज उगाइए, 50% अनाज आप रखिएगा, 50% आप हमको दे दीजिएगा। तो ज़्यादातर जो दलित निर्भर हुआ करते थे वो उसी सिस्टम पे हुआ करते थे। उनके फसलें जलाना, ठीक है, उनकी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी करना, बलात्कार तक की एफआईआर नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस वालों को मालूम था कि इनकी सरकार आई है अभी, ठीक। और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड एक संस्था बनी थी, अभी मुझे नहीं पता है कि नहीं है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जो कार्यकर्ता था वो सीधा एसएसपी के ऑफिस में घुस करके और डांट करके काम करवाता था। अगर एफआईआर कोई करने भी वाला है तो वो खड़ा हो जाता था, मतलब विधायक, नेता, सांसद को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बिल्कुल, वो यूथ ब्रिगेड वाला एसपी के ऑफिस में घुस जाता था। एक अराजकता का माहौल था, अराजकता का माहौल था। तो जिन्होंने इतना सब कुछ किया है दलितों के विरोध में, और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 10-15 साल पहले हमने देखी ये चीजें, तो वो ये थियरी लेके आते हैं पीडीए का। मतलब हाउ डू यू सी कि, मतलब कहते हैं ना कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब शर्म, मगर तुमको नहीं आती। मतलब ये, और इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी इनके साथ अलायंस कर रही है और उसको ओन कर रही है। हाउ डू यू एनालाइज दिस? दिस इज द बैटल ऑफ सर्वाइवल ना। मैंने आपको जो शुरू में बोला था कि अमित शाह जी जब यूपी आए थे 2013 में, तो बहुत लोगों का कहना था ये गुजराती क्या करेगा यूपी में। और मुझे याद है मैंने इसमें फेसबुक की पोस्ट लिखी थी, और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी रखा होगा मेरे पास। मैंने कहा था, दिस 17 ऑफ पीपल डू नॉट नो व्हाट इज अबाउट टू हिट देम, एंड वी नो व्हाट हैपेंड फ्रॉम 14 to 17 एंड ऑल। सो ये जो एक बीजेपी ने अपनी एक जो वाइडर सोशल कोलिशन किया और उसके दम पे जो सरकार बनाई, सो जो पहले कुछ जातियों का मुसलमानों के साथ मिलके या मुस्लिम वोट का जो वीटो होता था वो यूपी की राजनीति में समाप्त हो गया। अब कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हम एक जाति की पार्टी बना के या सिर्फ मुसलमानों का वोट लेके हम सरकार बना सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल दी कास्ट इन यूपी। अब उसके विरोध में ये क्या करें, इनको समझ में नहीं आता है। सो अब दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। समाजवादी पार्टी पहले टिकट कुछ ही जातियों को देती थी और सब मुसलमानों को दे देती थी। अब इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी को भी मजबूर होना पड़ा कि जो संख्या में कम जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके भी लोगों को बढ़ाए, टिकट दे, जो भाजपा करती रही है। तो ये भी एक कारण है इनका होने का, ये सांस करने का। आपने जो बात बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि समाजवादी पार्टी की जब सत्ता थी उस समय जो अराजकता थी यूपी में, तो सबसे बड़ा खामियाजा गरीब तबका, और इसमें भी दलित समाज का जो होता था, जो सोशली वीक है, इकोनॉमिकली तो वीक है ही, सामाजिक रूप से भी वीक है, उसको भुगतना पड़ता था। और सबसे बड़ा फ़ायदा भाजपा सरकार यूपी में आने के बाद, योगी जी की सरकार आने के बाद, लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पुलिस कुछ ज़्यादा ही अपनी मर्जी का करती है, लेकिन उस अराजकता को कम करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए आवश्यक था। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये कि यूपी में देखिए इन्हीं तबकों को हुआ है। ये यूपी में जो समाजवादी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी, बाकी पार्टियाँ होंगी जो शोर मचाती है कि यूपी में जी हालात अच्छे नहीं हैं, तानाशाही चल रही है। तानाशाही नहीं चल रही है, रूल ऑफ लॉ चल रहा है। इनका जो फ्रीडम था किसी घर में घुस के मारना, कि हम लोग नोएडा में रहते हैं, गाज़ियाबाद बगल में, आप किसी पूछ 10 साल पहले यहाँ पे क्या हालात होते थे, गाज़ियाबाद में तो बहुत बुरे हालात होते थे।
तो ये जो इनका जो अराजकता थी, किसी का कुछ भी कर लेना, जमीन पे कब्जा कर लेना, लोगों को मारना पीटना, कुछ भी करना, उस पर अंकुश लोग लग गया है। तो यही लोग यूपी में कंप्लेन करते हैं, बाकी जनता कंप्लेन नहीं करती है। हालांकि चुनाव में देखिए, चुनाव इज अर्थमेटिक ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो। तो कभी कभी होता है आपको ज़्यादा सीट आती है, आपको कम सीट आती हैं। लेकिन यूपी में जो सॉलिड कोलिशन भाजपा ने बनाया है, आपको 2 साल बाद भी चुनाव में दिखेगा, वी विल कम बैक टू पावर अगेन विद अ ग्रेटर मेजॉरिटी। क्योंकि जनता ने इनका चरित्र देख लिया है। लोकसभा में थोड़ी सीटें थोड़ी ज़्यादा आ गई, जहाँ जहाँ इनकी सीटें आई हैं वहाँ इनकी हरकतें देखना शुरू करिए। भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ भी है, उनकी जितनी भी स्कीम्स है, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, योगी जी की एक बहुत गजब की स्कीम है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी बहुत तारीफ की थी लोकसभा चुनाव के दौरान, और वो इतनी गजब की स्कीम है। अच्छा, मुझे बात बताइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में, उस जिले में जो लोकल लोग हैं, वो क्या चीज़ अच्छी बनाते हैं। जैसे कहीं पे हो सकता है बहुत अच्छी कुर्सी बनाते होंगे, कहीं बहुत अच्छी मटकी बनाते होंगे, कहीं बहुत अच्छे दिए बनाते होंगे, तो उसको सरकारी रूप से उनको सहायता दे करके उसको इस तरीके से बनवाना कि वो एक्सपोर्ट हो सके इंडिया के अंदर भी और बाहर भी। बिल्कुल। तो ये स्कीम आई है। उस स्कीम में अब मुझे बात बताइए कि ये इस तरह के पेशों से, ये जो हैंडलूम या इस तरह के पेशों से जुड़े हुए लोग कौन से समाज से आते हैं? क्या राजपूत समाज से आते हैं? मैं राजपूत समाज से नहीं। क्या ब्राह्मण समाज से आते हैं? नहीं। क्या वैश्य समाज से आते हैं? नहीं। मैक्सिमम ओबीसी हैं। मैक्सिमम ओबीसी हैं और पिछड़े हैं। हाँ, अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग जो है, जो दलित समाज है, वो ये काम करता है। ठीक है। अब सोचिए कि एक स्कीम बना करके सरकारी रूप से उनको, मतलब आपने पैसा थोड़ी बहुत ज़्यादा दिया, उन्होंने सुविधाएं दे दी, ईज ऑफ बिजनेस दे दिया। बिल्कुल। ठीक है। सरकारी तंत्र का सहयोग दे दिया कि भाई डीएम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप सीधा डीएम से संपर्क करें। डीएम का काम है कि इंश्योर करे कि इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको अगर पैकेजिंग में कोई समस्या है तो डीएम इंश्योर करे। तो एक तरीके से हम देखते हैं ना कि इतना बड़ा लाभ उनको दिया। मतलब ये इस तरह के कार्य हम सिर्फ भाजपा की सरकारों से ही देख पाते हैं, जहां पे वो सीधा कनेक्ट करते हैं जो ग्राउंड, जैसे जनधन योजना थी। आप इकोनॉमिस्ट हैं, इतना बड़ा नेटवर्क जो था लोगों का, बिना बैंक अकाउंट के रातों रात उनके पास बैंक अकाउंट आ गए। और बैंक अकाउंट आ गया तो उनको इंस्टीट्यूशनल लोन मिलने लगा कम इंटरेस्ट पे। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और सब्सिडी सीधा उनके अकाउंट में जाने लगी। और वो पैसा जो आपका मनरेगा का ग्राम प्रधान खा जाता था, वो पैसा सीधा उनके अकाउंट में जाने लगा। मैक्सिमम शिकायत तो यही है ना भाजपा के खिलाफ। जो माहौल कभी की बनता है यूपी की अगर बात करें, वो कौन बनाता है? वो ये लोग बनाते हैं जिनको पुराने सिस्टम में बड़ा बेनिफिट था। अब वो नहीं है। देखिए, मुसलमानों की बात यूपी में होती है। आम मुसलमान पिछली की सरकारों से बहुत बेहतर से यूपी में रह रहा है। मगर इसको बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, सारी सरकारी योजनाएं मिल रही हैं जो आज तक नहीं मिली थी, सड़कें मिल रही हैं। दिक्कत किनको है? दिक्कत उनके नेताओं को है, जिनकी आदत थी पिछले 100 साल से, आज की बात नहीं है, दंगा करने की, गुंडागर्दी करने की, फसादात करने की, धमकाने की, अपना काम कराने की, ब्लैकमेल करने की सरकार को अब भाजपा सरकार सुनती नहीं है। आप करते रहो, आप होगे बहुत बड़े पुराने मुस्लिम लीग के परिवार के नेता, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये इन लोगों की समस्या है। ये जो परिवर्तन यूपी में आया है, व्हाट मोदी सरकार हैज़ डन, आपने इंटरेस्टिंग बात बोली। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर आप किसी दलित जाति से आते हैं या अति पिछड़ी जाति से आते हैं, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना है, तो आप किसके पास जाएंगे? अपने लोकल नेता के पास जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे। जो लोकल पावर स्ट्रक्चर होता है, उसमें अधिकतर जो वहाँ की डोमिनेंट कास्ट होती थी, जिस जिले की, जिस इलाके की, अब वही आपका काम करा पड़ता था। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ बॉन्डेड, पॉलिटिकल बॉन्डेड लेबर, कि आपका काम तभी होगा जब हमारी पार्टी को आप वोट दोगे, क्योंकि हम आपके नेता हैं, हम इंश्योर करेंगे कि आपको सरकार की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब डायरेक्ट करने से क्या हुआ है, ये पूरा सिस्टम हिल गया है। अब जनता को पता है कि हम आपके घर पे सलामी करें, विधायक जी या नेताजी जो बनना चाहते हैं, नेता हमारे घूमते रहते हैं, उनके पास जाएं या नहीं जाएं, गांव के दबंग से बात करें ना करें, हमारे पास तो सरकार से सीधे सीधे बेनिफिट आ जाएगा। सो इट हैज़ डीपन डेमोक्रेसी, इट हैज़ स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। वो जो डर थी ना पहले, पॉलिटिक्स ऑफ अनफ्रीडम, कि आप डर के रहते थे कि नहीं हम ये नहीं करेंगे तो हमारा राशन बंद हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, वो ख़त्म करने का काम मोदी सरकार ने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है। ये आपने इंटरेस्टिंग बात बोली। मैं एक लास्ट कंक्लूड करने से पहले, आप इस देश में मतलब इतने सारे युवाओं से मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, और मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से तो आप फुल टाइम ही है। 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। तो व्हेन यू ट्रैवल, जैसे मैं काफ़ी साउथ में काफ़ी ट्रैवल करता हूँ,
वहाँ पे भी मैं ना एक चेंज मैं सेंस कर पा रहा हूँ, साउथ में भी, स्पेशली तमिलनाडु में भी, केरला में भी, और आंध्रा का तो खैर अब तो रिजल्ट ही आ गया। तो वहाँ का जो यूथ है ना, वो आज से 10 साल पहले उस तरीके से नहीं सोचता था टुवर्ड्स राष्ट्रवाद के प्रति। वो ना एक बहुत सारा उसको फीड किया गया था। आज भी उनकी तादाद ज़्यादा है साउथ में, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो प्रोपेगेंडा फेड है उनके माइंड में। लेकिन अंबेडकर को लेकर के, या जो पेरियार वाली जो सोच है, जब पेरियार को अंबेडकर के साथ मर्ज कर दिया जाता है, जबकि दोनों का कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है, बहुत अलग है। मतलब उनके ना कैरेक्टर्स में कोई मैच है, ना उनकी विचारधारा में कोई मैच है। मतलब पेरियार ऑन वन हैंड वाज अ वेरी विशियस कैरेक्टर, ठीक है, अंबेडकर वाज अ वेरी लिबरल कैरेक्टर, ठीक है, वेरी एजुकेटेड, वेरी एनलाइटेंड, ठीक है, और वाज अ नेशनलिस्ट। हाँ, एंड ही वाज अ नेशनलिस्ट। तो मतलब ये आप साउथ में, मेरी चिंता थोड़ी साउथ को लेकर के कि वहां पे हाउ होपफुल यू आर कि परिवर्तन तो आया, मैं एडमिट कर रहा हूँ, बट वो उसकी जो पेस है तमिलनाडु और केरला स्पेशली, इन दो राज्यों में, वो मुझे रिलेटिवली थोड़ी स्लो दिखती है। तो हाउ फार डू यू थिंक इज द डे वेयर व्हेन वी कैन सी कि हाँ, आपने वहां पे भी वो चेंज आप ला पाए जो कर्नाटका और आंध्र जैसे राज्यों में आप लाने में सफल? बिल्कुल, ये आपने इंटरेस्टिंग बात पूछी। इसके दो बातें। पहली बात, मैं ये नहीं मानता कि साउथ में नेशनलिज्म कम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। पॉलिटिकली जो है उसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो वोकल एक सेक्शन होता है, वो शोर ज़्यादा मचाता है। तो आपको लगता है कि तमिलनाडु का युवा ऐसा है वैसा है? नहीं, मैं एक सेकंड, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं जाता हूँ वहाँ इतना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ का युवा राष्ट्रवादी नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो उसको बहुत सारा प्रोपेगेंडा फीड किया गया है विद रिस्पेक्ट टू अंबेडकर एंड पेरियार। यस, ठीक है, उनको मिक्स कर दिया गया है। बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से उतना भी स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि अगर हम जैसे कि आप दलित राजनीति की भी बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में, आप देखते हैं कुछ एलिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा रेडिकल बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, बट दिस अ वेरी लिमिटेड सेक्शन, और वो भी 1 या 2 जातियों से आते हैं, बाकी दलित जातियाँ उसमें शामिल भी नहीं होती हैं। तो साउथ की भी जब आप बात कर रहे हैं, जिस तरह के लोग मिलते हैं, थोड़ा सोशल लोकेशन भी इनकी देखिए, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस कम्युनिटी से आ रहे हैं, उससे बहुत चीज़ें जो हैं आपको पता चल जाएंगी कि उनका पॉलिटिकल मोटिव क्या है बोलने का। लेकिन केरला की अगर बात करें, केरला में हमारा युवा मोर्चा जो है बहुत मजबूती से काम करता है, और हमारे युवा मोर्चा के चुनाव भी बहुत बार लगातार से लड़ रहे हैं। जीतने हारने की बात अलग होती है, वो तो एक होता है, आपका चलता रहता है। तमिलनाडु में भी अन्नामलाई जी के आने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या हैं, साउथ से ही हैं, बैंगलोर से ही सांसद हैं। तो साउथ में वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट बेस, एंड दीज आइडियोलॉजीज जिसकी बात कर रहे हैं, चाहे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज हो गई, या जो एक रेडिकल द्रविडियन या पेरियार टाइप की बातें होती हैं, दे आर ऑन ए रिट्रीट। इसीलिए इतना शोर मचा रहे हैं आज की तारीख में। बिकॉज सी वन थिंग विच हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 10 years, ये जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं पूरे देश में बहुत स्ट्रांग हुई हैं। जैसे हरियाणा की बात करें, मैं हरियाणा का प्रभारी भी हूँ युवा मोर्चा की तरफ से, चुनाव में बहुत काम भी किया। सब लोग कह रहे थे कि नहीं जी, कुछ हो नहीं सकता भाजपा का, भाजपा हारेगी, कांग्रेस आएगी। हम लोग जब इन पर लगातार जो महीनों तक थे, हम लोगों को लग रहा था कि ऐसा नहीं है स्थिति, क्योंकि युवाओं से जब आप बात करते थे, जैसे जाट युवा से बात करें जो कांग्रेस का था, ठीक है, एक सेक्शन था जो हुड्डा के समर्थक का होगा, वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन आप जब जाटों से बात करेंगे युवाओं से, वेरी नेशनलिस्ट, and a lot of them actually said they have benefited under the BJP government, and you know they voted for BJP government as well. जो युवा जाट है हरियाणा का, उसने भी भाजपा को वोट किया है। तो साउथ में भी जो है आपकी ये सब जो कम्युनिटीज़ हैं, जो DMK की सपोर्टर होंगी, कम्युनिस्ट की होंगी, उनकी युवाओं से बात करिए, यू कैन सी द वेरी विजिबल चेंज। वो लाउड और चिल्लाने सेक्शन को छोड़ दीजिए, वो उसका काम ही शोर मचाना है। बट आई एम वेरी होपफुल दैट साउथ विल गो अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट वे। मैं बीजेपी की तरफ से बात करूं तो तमिलनाडु में भाजपा सरकार बनाएगी। हमारे आने वाले 10 साल के अंदर ही हम भाजपा सरकार देखेंगे, और बहुत ही मजबूत भाजपा सरकार देखेंगे। आई थिंक मैं कई बार बोल चुका हूँ, तमिलनाडु विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्रेस ऑफ हिंदुत्व इन द कंट्री इन द कमिंग ईयर्स। उसका रीज़न है वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो हिंदू धर्म है और जो रिलीजन है बहुत स्ट्रांग है जी। वो भले द्रविडियंस ने और पेरियारिस्ट लोगों ने इसको कहा नहीं ये हिंदू रिलीजन नहीं, ये तमिल कल्चर है, क्या फ़र्क पड़ता, बात तो एक ही है ना। तो वो बहुत स्ट्रांग है, वो कब तक सप्रेस रहेगा, वो कभी ना कभी तो मैनिफेस्ट करेगा। दे नीडेड अ लीडरशिप, दे हैव गॉट अ लीडरशिप, एंड आई एम प्रीटी श्योर इट विल ओनली गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ इन द साउथ। लेकिन देश भर में युवाओं की बात करें, सो देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, बहुत एस्पिरेशनल युवा है। बहुत शिकायतें हम ट्विटर पे देखते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, ऐसा कर रही है, टैक्स कर रही है, इसलिए क्योंकि नाउ दे आर एंगेज्ड इन द पॉलिटिक्स
and they're aspirational. They want Modi government to do much better. So I'm very hopeful about on that front. Challenges होंगे, जाहिर सी बात है, थोड़ा डेमोग्राफिक चैलेंज भी है, ये थोड़ा वोकनेस का भी चैलेंज है, उसको भी हैंडल किया जाएगा. देयर आर नो चैलेंजेस दैट इंडिया हैज़ नॉट हैंडल्ड बिफोर जो आगे नहीं कर पाएंगे. बट आई एम प्रीटी श्योर द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर इंडिया डिस्पाइट ऑल दिस अटेम्प्ट्स टू क्रिएट एनार्की. एंड कांग्रेस हो चाहे कोई पार्टी हो, ये इतना डेस्परेट हो कि क्यों हरकतें कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे नो देयर टाइम इज़ अप. कश्मीर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फ्रीली काम कर पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं और उनको अपनी जान का कोई खतरा नहीं है, ठीक है. और तमिलनाडु में, केरला में अब बात हो रही है. आंध्र प्रदेश में सरकार हमने देख ली, ठीक है, कि आपके अलायंस की. मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में हमने देखी सरकार बीरेन्द्र सिंह जी की. तो ये परिवर्तन तो हमने पिछले 10 साल में देखे हैं. तो जो ट्रैजेक्टरी है वो तो हमको बहुत ही ज़्यादा अपवर्ड दिख रही है. बिल्कुल. तो मेरी शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए. और आशा करते हैं कि आपके साथ एक रेगुलर हम एक डायलॉग समय समय पे करते रहे. आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन जब भी समय मिले तो हम एक रेगुलर समसामयिक मुद्दों पे, जो राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पे देश को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर हम एक चर्चा करते रहे, ताकि वो चर्चा आम लोगों तक पहुंचती रहे. क्योंकि अब आजकल तो ये पॉडकास्ट की एक अपनी अलग ऑडियंस है जो 1.5-2 घंटा वो ऑफिस जब जाती है तो कार में प्ले करके जा रही है. ठीक है, मैं भी पॉडकास्ट करता था. हाँ, तो पार्टी में आने के बाद बंद हो गया. तो वो तो एक अलग चीज़ है. लेकिन जो शॉर्ट क्लिप्स होती हैं, जो आपने जैसे जो फैक्ट्स बताए हैं, वो कम से कम आम जो दलित व्यक्ति है जिसको गुमराह किया जा रहा है, जो युवा है, उसको चंद्रशेखर जैसे लोग आ करके गुमराह कर रहे हैं और जातिवाद का वो जहर घोल रहे हैं उनके अंदर, जो उनके उत्थान की बात नहीं कर रहे हैं. उनको वो जैसे समाजवादी पार्टी ने गुंडे बनाए, वो वैसे ही वो अपनी समाज में भी गुंडे बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं. वो उनको शिक्षा, उनको समाज में स्थान, उनको उच्च पद, उनको राजनीति में आगे आने का अवसर, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल. वो कह रहे हैं कि टोल मत दो, लड़ जाओ, थाने में घुस जाओ, आग लगा दो. गुंडा, मतलब हम, ये कौन सी दलित उत्थान की राजनीति है? अम्बेडकर ये सामंतवादी राजनीति है जिसको सामाजिक न्याय का न्याय दिया जाता है भारत में. तो क्या अम्बेडकर ये सब देख करके, अम्बेडकर वाज अ वेरी लॉ अबाइडिंग पर्सन. यस, मतलब वो ये देख करके क्या सोच रहे होते? नहीं, थैंक यू वैभव जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. कई बार हमारी बात हुई, मैं किसी कारण से कैंसिल हो गया, लेकिन आई एम अ वेरी रेगुलर वॉचर ऑफ योर चैनल. थैंक यू सो मच. एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट योर चैनल इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब in bringing out new perspectives and different perspective for the people of India. Thank you. Thank you.